नमस्कार, मैं हूं श्रीनारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को डरवाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, यह सच है। नारायण राणे ही नहीं, उनके परिवार के उनके दोनों बेटों को, नीतीश और नीलेश, दोनों बेटों को डरवाना धमकाना असंभव है। उनके डीएनए में ही नहीं है कि कोई उन्हें डरवा सके। सत्ता में थे, सत्ता में नहीं थे, चाहे जहां थे, पार्टी में थे, पार्टी से बाहर थे, किसी भी बड़े पार्टी में नहीं थे, अपने संगठन के अपना खुद का संगठन बना करके थे, तो भी वो किसी से नहीं डरे। तो इस नारायण राणे व उनके परिवार की खासियत है वो डरते नहीं, निर्भीक रहे। इसको भले ही शिवसेना, भले ही अन्य दल और कुछ नाम दें, कोई गुंडई कहे, कोई कुछ कहे, लेकिन यह उनका साहस कहला रहा है। यह उनके साहस की देन है। पूरी महाराष्ट्र सरकार की सारी ताकत, सारी एजेंसी, पूरी पुलिस फोर्स उनके खिलाफ लगी थी, उनके परिवार के खिलाफ लगी थी। उनके बेटे, विधायक बेटे नीतीश राणे को गिरफ्तार करना चाह रही थी, लेकिन इन सबको बताते हुए, इन सबको, इन विपरीत परिस्थितियों को मात करते हुए नारायण राणे व उनके बेटों का पैनल सिंधुदुर्ग जिले में जो जिला बैंक का चुनाव हुआ, उसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शिवसेना और कांग्रेस को धूल चटाते हुए विजयश्री हासिल की है। नारायण राणे का पैनल महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के पैनल को हराकर जिला बैंक में सत्ता स्थापित किया है। 5 वर्षों के लिए 19 पदों के लिए हुए मतदान में 11 पदों पर नारायण राणे का पैनल जीता है और कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना मिलाकर 8 सीटों पर वो आए हैं, उनको विजय मिली है। मतलब बैंक पर पूरा कब्जा नारायण राणे के पैनल का हो गया है। पिछले 5 साल से सिंधुदुर्ग, कोकण का एक जिला है, सिंधुदुर्ग की जिला बैंक के पैनल पर शिवसेना कब्जे में थी, शिवसेना कब्जा था। इसके पहले नारायण राणे वहां सत्ता संभाले हुए थे। इस बार केंद्रीय मंत्री बनने के बाद राणे ने पूरा फोकस कोकण पर किया। आपको याद होगा, कोकण के ही चक्कर में उन्हें गिरफ्तार किया गया था, केंद्रीय मंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया था केंद्रीय। लेकिन वो अलग बात है कि वो सक्षम रहे, वो बाहर आ गए और उनको बदनाम करने के लिए, उन्हें कमजोर करने के लिए जो गिरफ्तारी की गई थी, उससे उनकी बदनामी नहीं हुई, वो कमजोर नहीं हुए, उल्टा अधिक मजबूत बन के बाहर आए, अधिक मजबूत होकर निखरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा उनके साथ पूरी तरह से खड़े दिखे। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल, विपक्ष के नेता विधान परिषद के प्रवीण दरेकर, प्रसाद लाड, सब लोग उनके साथ डटे रहे। इससे नारायण राणे जो बाहर से आए हुए कहे जा रहे थे, वो भाजपा के अपने बन गए, उस समय और प्रमाणित हो गया। यह तब की गिरफ्तारी की बात कर रहा हूं। इनको कमजोर करना चाहिए शिवसेना। महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार के तीनों घटक मिलकर के नारायण राणे को दबोचना चाहे, दबाना चाहे, लेकिन उल्टा परिणाम हुआ और मजबूत बन गए। उसके बाद से वो परिवार सिंधुदुर्ग पर पूरा ध्यान केंद्रित किया था। चुनाव होना था, जिसका चुनाव परिणाम 31 दिसंबर को आया। चुनाव बैंक का होना था, तो वो पूरा फोकस किए थे। लेकिन इसी दौरान उनके बेटे विधायक नीतीश राणे के ऊपर एक नकली केस दाखिल करने का आरोप है। माने अटेम्प्ट टू मर्डर केस दाखिल हो गया। जिस व्यक्ति पर हमला हुआ, हमला किसने करवाया, क्या करवाया, यह भी जांच का विषय है, लेकिन उसमें बाद में नीतीश राणे का नाम डाल दिया गया और पुलिस उनको ढूंढते फिर रही है। उन्हें एब्सकॉन्डिंग होना पड़ा, भूमिगत होना पड़ा। चुनाव तक भूमिगत होना उनकी रणनीति का हिस्सा था। इसके बाद नारायण राणे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि क्या मैं नीतीश राणे का पता बताऊं पत्रकारों को, क्या मैं इतना मूर्ख हूं। इसी लाइन को पकड़ते हुए पुलिस ने नारायण राणे को भी नोटिस दे दी। चुनाव के एक दिन पहले नारायण राणे को भी डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई। उन्हें नोटिस दे दी, थमा दी गई पुलिस की ओर से कि वो आकर के बयान दे, बताएं कि उनका बेटा जो 307 का आरोपी है, हत्या के प्रयास का आरोपी है, वो कहाँ गायब है।
और वो ऐसी नोटिस दी गई, उन्हें आना ही था। खैर उन्होंने वकील के मार्फत रिप्लाई दिया, वो अलग बात, नहीं गए। वो अपना पूरा फोकस चुनाव पर लगाए रहे, पूरे पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने का काम करते रहे, कोकण में ही रहे, भगे नहीं। बेटा उनका भूमिगत जरूर हो गया। दरअसल महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार, महाविकास आघाड़ी सरकार के तीनों घटक, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शिवसेना और कांग्रेस, तीनों मिल करके किसी भी तरह से सिंधुदुर्ग बैंक पर फिर से कब्जा चाह रहे थे या अपना कब्जा बरकरार रखना चाह रहे थे, जबकि राणे का पैनल उन्हें हराने की पूरी रणनीति बना दिया था, क्योंकि राणे के साथ भाजपा की इकाई, पूरी इकाई जी जान से लगी थी। राणे अब भाजपा के अंग हैं, भाजपा उनके साथ खड़ी है, तो उनकी ताकत तो बढ़ी हुई है। अभी 6 महीना पहले जो गिरफ्तारी हुई थी उसमें और मजबूत हुए थे। तो राणे को अपना ध्यान केवल और केवल बैंक के चुनाव पर केंद्रित करना था। इसके विपरीत सरकार उन्हें डिस्टर्ब करना चाह रही थी, तो राणे ने अब डिस्टर्ब न होकर अपना ध्यान पूरा फोकस किया और चुनाव परिणाम तक डटे रहे। नीतीश राणे को नोटिस दी गई, 307, 304 का आरोपी बनाया गया, वो फरार हैं, वो सब चल रहा है। लेकिन अंततोगत्वा वोटिंग हुई तो नारायण राणे का भाजपा का पैनल अच्छे मतों से जीता और उन्हीं के पैनल को 11 सीट अर्थात बहुमत मिला। अब अगले 5 साल तक सिंधुदुर्ग के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले जिला बैंक पर नारायण राणे गुट का भाजपा का कब्जा हो गया। 3 दल मिलकर साथ लड़े थे, जीत नहीं पाए, एक बैंक में विजय नहीं कर सके। महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी सरकार का यह दूसरा पराजय है। मई महीने में 2 मई को पंढरपुर मंगलवेढ़ा उपचुनाव का, विधानसभा उपचुनाव का परिणाम आया था। वहां पर महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार के तीनों घटक मिलकर के एक प्रत्याशी खड़ा किए थे। महाविकास आघाड़ी की तरफ से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार भागीरथ भालके को उम्मीदवारी दी गई थी। उनके पिता के निधन होने की वजह से उन्हें वह सीट रिक्त हुई थी, उस पर उनके पुत्र अर्थात भागीरथ भालके को खड़ा किया गया था। और भाजपा समाधान अवताड़े नामक एक स्थानीय व्यक्ति को खड़ा किया। पूरी शक्ति सरकार ने लगा दी, सारी एजेंसियां लग गई, इसके बावजूद भालके नहीं जीते, अवताड़े जीत गए। तो एक, तीनों को मिलकर के लड़े, वह एक सीट नहीं जीत सके। दूसरा, कोकण में जिला बैंक के चुनाव में नारायण राणे भाजपा के पैनल को नहीं हरा सके। नारायण राणे का पैनल कही है, भाजपा का पैनल कही, नहीं हरा सके। तो यह इसी साल की दूसरी बड़ी पराजय महाविकास आघाड़ी सरकार का है। तीनों दल मिलकर साथ लड़ रहे हैं, फिर भी हार जा रहे हैं। इससे एक संकेत जाता है कि इनमें ऊपर नेताओं में समझौता हो गया है, नेताओं का किसी कारणवश मनमिलन हो गया है, कथित तौर पर मनमिलन हो गया है, लेकिन कार्यकर्ताओं का मनोमिलन नहीं हुआ है, कार्यकर्ताओं में एकता नहीं आई है। तीनों दल के लोग 3 दल के रूप में काम करते हैं, इकट्ठा नहीं करते। ये उसी का फल है। चाहे सिंधुदुर्ग का बैंक का परिणाम देख लीजिए, जहां पराजय का मुंह देखना पड़ा, या पंढरपुर मंगलवेढ़ा विधानसभा उपचुनाव का परिणाम देख लीजिए, जहां हार का सामना करना पड़ा। कार्यकर्ता, मतदाता नहीं मिले हैं, तो यही नहीं, नेता भी मिले हैं। तो जो मंत्री बनने हैं, मंत्री का शौक है, मुख्यमंत्री का शौक है, उनके मन मिले हैं, उनका मन मिलन हुआ है, जिनको जेबें भरनी है। लेकिन विधायकों का मन मिलन हुआ है, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव 1 साल से अधिक रिक्त पद पड़ा हुआ है, क्यों नहीं कराते? नियमानुसार विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव गुप्त मतदान से होता है। गुप्त मतदान होने पर निश्चित है क्रॉस वोटिंग होगी, ऐसी आशंका राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को भी है, शिवसेना को भी है और कांग्रेस को भी है। इसीलिए ओपन बैलेट से चुनाव करना चाह रहे थे, हाथ उठा के चुनाव करना चाह रहे थे, जो नियम के विपरीत है, जिसकी मान्यता राज्यपाल ने नहीं दी, जिसके चलते विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो सका। पिछले साल अर्थात फरवरी महीने में तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले ने इस्तीफा दिया था। साल बीत गया, अध्यक्ष नहीं चुना जा सका। शीतकालीन सत्र में प्रयास हुआ, क्योंकि राज्यपाल महोदय बार बार कह रहे थे कि विधानसभा अध्यक्ष का पद रिक्त नहीं रहना चाहिए, संवैधानिक दायित्व है कि अध्यक्ष रहे कोई। तो इस बार नियम को धता बताते हुए अध्यक्ष कराना चाहे, लेकिन इन्हें पता था अगर गुप्त मतदान होगा तो इनका अध्यक्ष चुना नहीं जाएगा,
इसलिए उन्होंने नियम तोड़ करके अपने कानून में संशोधन करके विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया कि हम ओपन मतदान कराएंगे। और दूसरा प्रस्ताव पारित किया कि जो 10 दिन का समय होता है नामांकन और नाम वापसी और चुनाव कराने का विधानसभा अध्यक्ष का, वो 24 घंटे के अंदर उसको कर देंगे, 24 घंटे के अंदर कराएंगे। दोनों ही बात को राज्यपाल महोदय ने नकार दिया, क्योंकि अंतिम हस्ताक्षर राज्यपाल के हुए बिना यह कानून बनता ही नहीं, उस पर कोई वैधानिक मान्यता मिलती ही नहीं। राज्यपाल ने नियम खिलाफ बनाए गए प्रस्ताव, पारित किए प्रस्ताव को स्वीकार करने से नकार दिया। इससे वो धरा का धरा रह गया। अब बताइए, नेताओं का मिलन तो हो गया है, जेब भरने काम चालू है, बुलडोजर लगा, कहीं जेसीबी लगा करके जेब भरी जा रही है, लेकिन कार्यकर्ताओं का मनोरंजन नहीं हुआ। उसका उदाहरण आपने सिंदूर में देख लिया और पंढरपुर मंगलवेढ़ा में देख लिया। अब सोचिए, विधानसभा में अगर और कोई दल साथ न दे, जैसे कहते हैं कि 161 विधायक इनके पास हैं, ये महाविकास अघाड़ी के पास 161 विधायक होने का दावा करते हैं, तो आप सोचिए कि शिवसेना के पास 56, कांग्रेस पास 44, एनसीपी पास 54, ये 3 मिलकर के ही स्पष्ट बहुमत रखते हैं। अपने विधायकों के बल पर अपना अध्यक्ष चुन सकते हैं, विधानसभा अध्यक्ष। बाकी जो सहयोग कर रहे हो तो बात की बात है, जो मित्र पक्ष हैं, मित्र हैं, वो बात की बात है, जो भाजपा से नाराज हैं उनके साथ हैं, ऐसा मान के चल रहे हैं, और हो जाए वो भी जाएंगे। लेकिन फिर भी तब भी ये अपना अध्यक्ष नहीं चुन पा रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है गुप्त मतदान हुआ कि इनका अध्यक्ष हार जाएगा। अगर रोज किसी सत्र चालू होने पर, सत्र के दौरान किसी मुद्दे पर अगर रोज वोटिंग हो जाए तो रोज हार जाएंगे। गुप्त मतदान वाला परंपरा अगर शुरू कर दी जाए नियमानुसार, वो अध्यक्ष के हाथ में होता है, तो रोज हारे, सरकार रोज हारे। ये स्थिति है कि मनमुटाव बहुत है, मनमिलन हुआ ही नहीं है। आर्थिक कारणों से लोग एक साथ आए हैं, केवल भाजपा को बाहर रखने के एकमात्र एजेंडे के तहत साथ आए हैं, और जेबें भरने का ही उद्देश्य है, दूसरा कोई उद्देश्य नहीं। समाज सेवा करना उद्देश्य नहीं है, वैचारिक उत्थान के लिए साथ आए, ऐसा नहीं है। तीनों के विचार अलग अलग हैं। आज भी शिवसेना अपने को राम भक्त कहती है, श्री राम भक्त कहती है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मुस्लिम तुष्टीकरण में लगी रहती है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर इतने विपरीत विचारधारा होने के बावजूद अगर एक साथ हैं, तो इनका कोई तो बहुत बड़ा स्वार्थ होगा, और कोई छोटा मोटा स्वार्थ नहीं है, बहुत बड़ा स्वार्थ होगा, वरना ऐसा संभव नहीं था। लेकिन एक बात जरूर है कि ये जो महाविकास अघाड़ी सरकार है, महाविकास अघाड़ी सरकार नारायण राणे को उभरते नहीं देखना चाहती। कोकन की जिम्मेदारी नारायण राणे पर है, तो नारायण राणे को हर कदम पर परेशान किया जाए, ऐसी कोशिश शिवसेना भी करती है, राष्ट्रवादी भी करती है। कांग्रेस का वहाँ कोई खास अस्तित्व नहीं है, इसलिए कांग्रेस कर ही नहीं रही है। तो अब कोकन पर एक बार फिर सिद्ध हो गया कि नारायण राणे का ही वर्चस्व है, नारायण राणे का ही पताका लहरा रहा है। जिस तरह सिंधु जीता है, आगे जो भी चुनाव होगा, अब तो नारायण राणे का मनोबल और बढ़ गया है। पूरी पार्टी, पूरी केंद्रीय सरकार उनके साथ खड़ी है। अगर उनके सामने कोई संकट पैदा किया गया तो केंद्र सरकार चुप नहीं बैठेगी, इसमें दो राय नहीं है। नारायण राणे मजबूत हुए हैं, कमजोर नहीं हुए हैं। उनके बेटे पर जो भी केस दायर किया गया है प्रमाणित नहीं होगा तो केस वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि घटना के समय वो वहाँ थे ही नहीं। बाकी जो लिंक लगाना है पुलिस लगा रही है, आज इनकी सरकार है ऐसा कह रही है, कल और की सरकार आएगी पुलिस वैसा कहने लगेगी। पुलिस का कोई रोल अपना होता ही नहीं, ऐसा लग रहा है। कम से कम महाराष्ट्र में तो यही दिख रहा है। अनिल देशमुख थे तो उनकी गा रहे थे, तो मालूम है ना कैसा 100 करोड़ टारगेट चल रहा था। खैर, वो मुद्दा अलग हो गया। आज मुद्दा यह है कि नारायण राणे को भी डरवाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। यह उन्होंने सिद्ध कर दिया। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। आपको क्या लगता है? क्या आपको सही लगता है कि नारायण राणे को डरवाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है? आपकी जो भी राय हो हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और हाँ, यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किए हों, सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि राष्ट्र से जुड़े जिन मुद्दों पर भी हम वीडियो बनाएं और पोस्ट करें वो आपको तत्काल मिल जाए। धन्यवाद।